हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं, कहां से निकलती हैं, कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन से नदियों पे बनते हैं। एक एक चीज का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से किया जाएगा, आपको एक एक पॉइंट बता दिया जाएगा। बस दोस्तों, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा ताकि कोई चीज पॉइंट करने वाली हो तो उसको आप पॉइंट कर सकें, नोट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात दोस्तों ये आती है कि जो नदियां होती हैं वो नदियां होती कितने प्रकार की हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं? ठीक है, तो दोस्तों पहले तो नदियों की बात की जाए तो दोस्तों जो नदियां होती हैं वो नदियां दो प्रकार की होती हैं। जो नदियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में केवल दो ही प्रकार की नदियां बहती हैं, है ना। जिसमें दोस्तों पहली नदी होती है हिमालयी नदी, हिमालयी नदी, और दूसरी होती है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ये दो प्रकार की नदियां दोस्तों हमारे भारत देश में हैं। ठीक है, अब ये हिमालयी नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों हिमालयी नदियां एक ऐसी नदियां होती हैं जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, पूरे वर्ष इनका पानी खत्म नहीं होता। उन नदियों को हिमालयी नदियां बोलते हैं। और दोस्तों ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और इन नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है, पानी इनका खत्म नहीं होता। ठीक है, अब दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां ऐसी नदियां होती हैं जिनमें वर्ष भर पानी नहीं निकलता, सॉरी वर्ष भर पानी नहीं रहता, पूरे वर्ष पानी नहीं रहता, बीच में इनका पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसी नदियों को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारे मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियां ही हैं। हमें मध्य प्रदेश में केवल प्रायद्वीपीय नदियां को ही पढ़ना होता है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं जिनमें पूरे वर्ष पानी नहीं रहता, मतलब पानी कहीं कहीं खत्म हो जाता है। तो हमें पूरे मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ना है। तो एक पॉइंट तो यही हो गया कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां हैं, तो मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब एक चीज सुनो, अब हमें मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियों को पढ़ना है उस चीज को हम पॉइंट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है ना। ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ उत्तर और ये दक्षिण, मतलब नॉर्थ उत्तर और दक्षिण है ये साउथ। ये हमारे मध्य प्रदेश में ये डायरेक्शन होती है। तो पूर्वी की ओर नदियां कौन सी चलती हैं, पश्चिम की ओर कैसी चलती हैं, नॉर्थ उत्तर की ओर कौन सी चलती हैं, दक्षिण की ओर कौन सी चलती हैं। यहां से हम दिशा को भी सीखेंगे, साथ में हम ये चीज भी सीखेंगे कि हमें मोस्टली कौन कौन सी नदियों को पढ़ना है। तो दोस्तों जो पूर्व है, इस पूर्व में दो ही नदियां बहती हैं, जिसमें से पहली है हमारी जोहिला नदी, जोहिला नदी, और दूसरी है हमारी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, है ना। तो एक बात बता देता हूं दोस्तों, जो सोन नदी है वो पूर्व में भी बहती है और उत्तर में भी बहती है। ये दो प्रकार से चलती है। देखो ये दोस्तों जब नदी निकलती है तो कुछ इस प्रकार से चलती है और फिर इस प्रकार से चलती है। तो ये पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया, तो मतलब ये पूर्व और उत्तर में दोनों दिशाओं में चलने वाली नदी है सोन। ठीक है, अब यदि मैं पश्चिम की बात करूं तो दोस्तों पश्चिम में तीन नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश की, जो है माही नदी, है ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये तीन नदियां दोस्तों पश्चिम में बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर की बात करें तो उत्तर में दोस्तों बहती हैं तीन नदियां, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बैनगंगा, एक मिनट, बैनगंगा, बैनगंगा, ठीक है, वर्धा, पेंच, बैनगंगा, वर्धा,
पेंच। ये जो 3 नदियां हैं वो दक्षिण दिशा में बहती हैं। अब उत्तर दिशा की बात करें तो दोस्तों उत्तर दिशा में चलती हैं चंबल, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, चंबल, चंबल, सिंध हुआ, है ना, बेतबा हुई, बेतबा, बेतबा हुई। इसके बाद दोस्तों केन हुआ, केन नदी, है ना, केन नदी हुई। इसके बाद टोंस नदी हुई, है ना, ये जो नदियां हैं, और इसमें सोन भी जोड़ दो क्योंकि सोन भी उत्तर की ओर चलती है। तो ये दोस्तों नदियां हैं, ये चलती हैं उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर, ये पूर्वी की ओर, और ये पश्चिम की ओर। तो दोस्तों मोस्टली हमें इन नदियों को, जो आपको मैंने डायरेक्ट किया है, पॉइंटेड किया है, इन नदियों को तो हमें पढ़ना ही है। साथ में कुछ नदियों को, जो इनकी सहायक नदियां हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे, उनको भी हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है अभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों इतनी सारी नदियां पढ़नी है हमें मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं। इसीलिए दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आपको नोट करना है पॉइंट। मध्य प्रदेश जो एमपी होता है, एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है, मायका, मायका कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहती हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां? तो मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहती हैं, और ये आपको पॉइंटेड किया गया है, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इन सभी को आप एक एक करके पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे नर्मदा नदी को, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले आपको नर्मदा नदी के बारे में आपको बताते हैं कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से जल प्रपात बनाती है, क्या क्या सिस्टम है इसमें, वो हम सब देखते हैं। इनको भी हम हटा देते हैं। तो हमारा पॉइंट है दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो ये हमने बना दिया नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को सबसे पहले तो हम यह कहते हैं मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही नोट किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा कही जाती है, कौन? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है, किस में जाकर ये गिरती है, ये सब चीजों को समझो। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी दोस्तों मैकाल पर्वत से निकलती है। यहां पर एक एरिया है, जो यहां से यहां तक का जो एक एरिया है, यहां पर जो है मैकाल पर्वत, ये मैकाल पर्वत है। यहां का एरिया क्या है दोस्तों? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं मैकाल श्रृंखला। इस मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, जिसका नाम क्या है? अमरकंटक, जिसका नाम है अमरकंटक। इस मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक। और ये जो अमरकंटक है दोस्तों, ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में है। तो इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर में बहती है। 1077 किलोमीटर में बहती बहती यहां पर एक एरिया है, यहां पर
एक एरिया है जो एरिया कहलाएगा, जो एरिया कहलाता है अरब सागर। क्या कहलाता है? अरब सागर। तो अरब सागर ये कहां है? तो अरब सागर दोस्तों गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात में अरब सागर में एक यहां पर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। तो इस खंबात की खाड़ी में जाकर ये जो नर्मदा नदी है यहां पर गिर जाती है। तो यहां से 1077 केवल चली है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चली, लेकिन टोटल लंबाई देखें वह यहाँ अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक तो टोटल लंबाई आती है दोस्तों 1312 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश कि जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है केवल 1077 किलोमीटर। तो इस खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब दोस्तों एक पॉइंट आपको ये आता है खाड़ी क्या होती है। तो देखो आपको दिख रहा है दोस्तों ये जो खंबात की ये है दोस्तों, ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये वाला गिरा हुआ सा उठा हुआ सा एरिया दिख रहा है, ये खंबात की खाड़ी है। लेकिन इस खंबात की खाड़ी में जो पानी है वो अरब सागर का ही है, जल है वो अरब सागर का ही है। अब इसको खाड़ी क्यों बोलते हैं? तो खाड़ी दोस्तों उस एरिया को बोलते हैं जो तीन ओर से भूमि से घिरी हो और एक ओर से जल से घिरी हो। तो देखो यहाँ 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 सभी ओर से ये भूमि से घिरी हुई है, लेकिन ये वाला जो एरिया है जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अरब सागर, है ना। तो डायरेक्ट अरब सागर भी बोल सकते हैं या फिर खंबात की खाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जाकर गिर जाते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब और भी इसमें पॉइंट हैं, उसको सबको समझाऊंगा, लेकिन एक एक चीज को मैं क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी है, ये कहां से निकलती है? मैकाल पर्वत से। और मैकाल पर्वत में कहां से? अमरकंटक से। और अमरकंटक कहां है? अनूपपुर में। और ये तो दोस्तों यहाँ ये अनूपपुर से चलते 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 मध्य प्रदेश से होकर कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में आ जाता है। मतलब कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र में बहती है, थोड़ी सी जगह में ये महाराष्ट्र में बहती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश में ये नदी केवल 1077 किलोमीटर बहती है। फिर थोड़ा सा एरिया ये महाराष्ट्र का कवर करती है और फिर यहां से होकर ये गुजरात में गिर जाती है। किसमें? गुजरात में गिर जाती है। और फिर गुजरात में उपस्थित अरब सागर की खंबात की खाड़ी में, गुजरात में उपस्थित किसके? अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में उपस्थित क्या? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। तो दोस्तों यहां से अनूपपुर से खंबात की खाड़ी तक ये 1312 किलोमीटर तक चलती है। तो टोटल लंबाई 1312 और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। अब चीजों को आगे समझिए। अब दोस्तों एक बात इसमें ये है, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है तो बहुत सारी नदियां और हम ऐसा कहें लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या चीज है उस चीज को समझ लो। ठीक है, जैसे मान के चलो ये नदी आ रही है और ये नदी यहाँ पर जाकर, ये समुद्र है यहाँ पर और ये समुद्र में जाकर गिर रही है ना। तो क्या होता है, ये जो नदियां हैं, अब देखो नदियों के साथ धूल मिट्टी पत्थर सब चीज बहती है। बोलो बहती है? बिल्कुल बहती है। ठीक है, तो ये नदी आती है और जैसे वो नदी यहाँ पर आकर यहाँ पर गिरती है तो क्या करती हैं, वो इस वाले एरिया में जो धूल मिट्टी रेत वो सब चीजें आ रही होती हैं, वो सब चीजें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर एक टापू का निर्माण कर लेती हैं, एक टापू सा बना लेती हैं। तो ये टापू सा बनाती हैं उसे बोलते हैं हम डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, है ना।
तो डेल्टा बोलती हैं। ठीक है, तो ये टापू का निर्माण करना धूल मिट्टी का इकट्ठा होकर वो क्या कहलाता है, डेल्टा होता है। तो दोस्तों यदि नर्मदा नदी को छोड़ दिया जाए और एक नदी और है जो ताप्ती है, उस ताप्ती नदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सभी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो किसका निर्माण करती हैं, तो दोस्तों देखो टापू क्या कहलाता है, डेल्टा। टापू क्या कहलाता है, डेल्टा। अब एक और चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान चलो ये और ये समुद्र। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं यहां से आ रही होती हैं, तो यहां पर एक बड़ा सा टापू का निर्माण करेंगे तो वो डेल्टा हो गया। लेकिन दोस्तों यदि इस जगह पर एक गड्ढे का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, एक गड्ढे का निर्माण करेंगे, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए यहां पर, है ना, तो वो गड्ढा कहलाता है एस्चुरी। क्या कहलाता है, एस्चुरी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। यहां पर इस पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए दोस्तों। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लिख लो, और बाकी फिर मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, देखो लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। ठीक है, चलो ले लिया। अब मैं इन चीजों को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मैंने इन चीजों को अब समझा दिया है, मैं आगे पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां से मैंने इस चीज को हटा दिया। तो दोस्तों हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं, मतलब नर्मदा और कौन सी नदी, ताप्ती, ये जो दो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा क्या होता है, तो एक धूल मिट्टी का एक टापू होता है, वो डेल्टा होता है। तो मध्य प्रदेश की, या फिर हम ऐसा कहें भारत की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, अब ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो किसका निर्माण करती हैं, तो दोस्तों जो नर्मदा और जो ताप्ती होती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद करना। अब एस्चुरी क्या है, तो दोस्तों एस्चुरी क्या है, एक गड्ढा होता है। क्या होता है, एक गड्ढा होता है ना, कि मतलब वो समुद्र में गिरने से पहले एक गड्ढे का निर्माण करती हैं, तो उस गड्ढे को हम बोलते हैं एस्चुरी। तो ये पॉइंट आपका नोट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें नर्मदा नदी की, आगे बात करें, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों इतना तो हमने देख लिया, अब हम इस पे आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें, तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या है 41। सहायक नदियों की जो संख्या है वो है 41, लेकिन 41 नदियों में छोटी छोटी नदियां मिलाकर सब टोटल काउंट किया गया है। तो इन 41 नदियों को याद नहीं करना, आपको मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको याद रखना है, जिसमें दोस्तों दूधी, शक्कर, तवा, जिसमें दूधी, शक्कर और ये तवा, है ना, दूधी, शक्कर, तवा। ठीक है, ये दूधी, शक्कर, तवा है ना, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारी नदी है कौन कौन सी, गार, कुंदा, है ना, गार, है ना, कुंदा, है ना, ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करें साटक नदी की, है ना, तो ये भी जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जिनको आप याद रख सकते हो। इसके बाद जो भी नदियां हैं उनको आपको 41 छोटी छोटी नदियां, उनको जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। ठीक है, तो इन सब पे भी दोस्तों हम प्रत्येक पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो केवल हम नर्मदा नदी पर ही बात करेंगे, बाकी इन सबको भी एक एक करके हम निकालेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट आया है तवा नदी का। दोस्तों पॉइंट आया है तवा नदी का, तो दोस्तों तवा नदी जो है यहाँ पर एक स्थान है पचमढ़ी। क्या है, पचमढ़ी, है ना, तो पचमढ़ी स्थान से निकलती है। कौन सी नदी, पचमढ़ी स्थान के महादेव पर्वत से निकलती है तवा नदी, और दोस्तों यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है।
है ना, यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। तो जहां पर दोस्तों ये जो नदी मिलती है उस स्थान का नाम है दोस्तों हंडिया। क्या होता है, उस स्थान का नाम क्या है, हंडिया, है ना। तो ये हंडिया में जाकर मिलती है और दोस्तों जहां पर ये मिलती है वहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है मंधार जलप्रपात। उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इतना याद रखना दोस्तों, ये इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां से ये तवा नदी दिख रही है, तवा नदी पचमढ़ी से निकलती है और एक स्थान है जहां पर जिसका नाम है हंडिया, और हंडिया पर जाकर ये मिल जाती है। तो यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है मंधार जलप्रपात। कौन सा, मंधार जलप्रपात। इस चीज को याद रखना। अब दोस्तों ये चीजें तो हम समझ गए हैं। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है उसके जलप्रपात पर बात करेंगे। तो दोस्तों सुनो, तो दोस्तों ये अमरकंटक है, अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर, कितना, लगभग 8 किलोमीटर दूर एक यहाँ पर स्थान है ना, अनूपपुर में ही एक स्थान है, वहां पर ये जो नर्मदा नदी है वहां पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर में ही एक स्थान और है जहां पर ये जो नदी है वो दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और फिर जाते जाते आगे दोस्तों एक स्थान मिलता है जो जबलपुर होता है। क्या होता है, जबलपुर होता है। यहाँ जबलपुर में ये जो नदी है एक जलप्रपात का निर्माण और करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। तो ये धुआंधार जलप्रपात हो गया। इसके बाद दोस्तों ये नदी आगे बढ़ती है और एक एरिया मिलता है इसको नरसिंहपुर, है ना, कौन सा, नरसिंहपुर। और इस नरसिंहपुर में दोस्तों एक जलप्रपात का निर्माण और करती है जिसका नॉमिनेशन कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक स्थान मिलता है जो होता है हंडिया और दर्दी। क्या होता है, ऐसा हम कहें हंडिया स्थान होता है जहां पर ये जो दोस्तों नदी है वो मंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये मंधार जलप्रपात हो गया। इसके बाद ये दोस्तों नदी चलते चलते एक स्थान मिलता है जो कहलाता है महेश्वर। क्या कहलाता है, महेश्वर। और दोस्तों इस महेश्वर में जाकर यह नदी एक जलप्रपात का और निर्माण करती है जो कहलाता है हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो हम ऐसा कहें दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, मंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये जो सभी जलप्रपात हैं ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनते हैं। तो ये दोस्तों हमने नर्मदा नदी के बारे में सीखा, बहुत कुछ सीख के रखा है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा क्लिक नहीं कर पाया था। मैंने आपको बताया था ये जो नदी है वो नदी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात में, है ना, होती हुई गुजरात में जाकर गिरती है ना। तो दोस्तों हम ऐसा कहें कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 राज्यों से बहती है। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित नर्मदा नदी से संबंधित हमने लगभग सभी चीजें कंप्लीट की हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद दोस्तों जो कुछ चीजें अपन बच गई हैं उनको हम अगली वीडियो में करके अगली नदियां, अभी तो हमारी बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों को हम दोस्तों एक एक पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और यदि आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।